नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो हमने एक पाठ कल शुरू किया था जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके दो भाग थे। एक था श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरी जो भाग था उसका था मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा या फिर मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो हम कहते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। तो थोड़ा सा जीवन परिचय उनका आपसे करा दूँ तो, और थोड़ा सा जो है हम इसकी जो पहला पार्ट हमने किया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका थोड़ा सा पिछला हिस्सा भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि लेखक परिचय कि जो भीमराव अंबेडकर है, इनका जीवन जो है, उनका परिचय जो है मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है, यानी कि मानव मुक्ति का करता धरता इनको बोला गया है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री राम जी तथा माता का नाम था भीमाबाई। और 1907 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उसके बाद इनका विवाह जो है रमाबाई के साथ हो गया। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क गए और फिर वहाँ से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य रहे। दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग में, और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, कुछ भाषण दिए हैं जिनका जो है जिनको लिपिबद्ध किया गया है। वो हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज थम्मास, थॉट्स इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, the abolition of providence finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliament democracy, Buddhism and communism। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादक किया जिसका नाम है मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से रहेंगी कि बाबा साहब आधुनिक हिंदी चिंतकों में से एक हैं। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में इनके मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे हैं। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का जो है उन्होंने अथक प्रयास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं जिन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा। व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया है। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उनके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी और अधूरी रहेगी।
जो हमने कल पाठ पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, थोड़ा सा उसका सारांश जो है हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो पाठ है अंबेडकर के एक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था और उस पर आधारित था। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद संघर्ष शीर्षक के नाम से किया था और यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में तैयार के उपलक्ष्य में तैयार किया गया था। उस समय उसको वहाँ पर बोला जाना था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि होने के कारण जो आयोजक थे उनकी जो पूर्ण सहमति ये थी कि वे इस भाषण को वहाँ पर बोलने से मना करने वाले थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने पूरे ही जो है सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया था। और इसका सारांश ये कहता है सारांश में लेखक ये कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ विभाजित विभिन्न क्षेत्रों वर्गों को एक दूसरे से की अपेक्षा उन्हें ऊंच नीच भी करार देती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाना चाहिए। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर कर सामने आती है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का भी स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, यानी कि जो पहले ही डिसीजन हो चुका है कि जिस व्यक्ति के पेरेंट्स जिस जाति में काम करते, जिस काम को करते, बच्चों को भी वही अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, पूर्व लेख है। और ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों से जोड़कर जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारा जाति प्रथा है वो हमारे श्रम के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। अब आगे जो है आगे हम पढ़ते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि इसमें लेखक जो है वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसमें हम बोलेंगे कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। यानी कि जाति प्रथा हमेशा ही जाति प्रथा लेकर जो है चर्चा की जाती है और उसमें कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। तो ये बातें सुनते सुनाते हुए आप में जो है आप लोग जो है निश्चय ही जो है बोर हो गए होंगे, उब गए होंगे। तो ये अस्वाभाविक भी नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, कि एक ही मुद्दे को उठाकर बार बार कुछ कहना, कुछ करने के लिए प्रेरित करना, तो मतलब एक तरह से जो है लोग सुन के बोर हो जाते हैं। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
यानी कि यहाँ पर हम भीमराव अम्बेडकर जो हैं, जो जिस प्रकार का वो समाज देखना चाहते हैं, आदर्श समाज देखना चाहते हैं, उसी प्रकार के समाज की कल्पना जो उसने की है, यहाँ पर उन्हीं का विचार है कि मेरी कल्पना का समाज किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि मेरी कल्पना के अनुसार मैं कैसा समाज चाहता हूँ। यही बात जो है वो यहाँ पर आगे बताना चाहते हैं। ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। यानी कि समाज में स्वतंत्र होगे, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा और उसमें समता होगी, समानता होगी। समता में समानता, सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है माना जाएगा और भ्रातृता पर आधारित होगा। यानी कि इसमें भाईचारे की भावना जो होगी, इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा या द्वेष की भावना किसी के मन में नहीं होगी। क्या यह कठिन नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी कि लोग जो हैं आपस में भाईचारे की भावना से रहें कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। किसी भी आदर्श समाज में इसकी गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कि ऐसी मेरे आदर्श समाज में ऐसी भावना होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के दिल से दूसरे व्यक्ति के दिल तक पहुँचे। गतिशीलता, यानी कि एक व्यक्ति अगर भाईचारे की भावना निभाना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति भी आगे बढ़कर उसको प्रोत्साहित करे, और जिससे कि जो समाज में जो वांछित परिवर्तन होना चाहिए वो एक छोर से लेकर, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक होना चाहिए। यानी कि पूरे के पूरे समाज में ही इस प्रकार की भावनाएं जो हैं आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है इसमें एक शासन की पद्धति नहीं है कि उसमें जो है लोगों को मिलजुल कर रहना, आपस के भाईचारे को अपनाना और इस तरह की जो बातें जो हैं इनको होनी चाहिए इसमें। और वो ये कहते हैं कि लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाई की तरह, प्रेम की तरह, और इनको जो है हमें श्रद्धा और सम्मान की भावना उनके मन में होनी चाहिए। इसी प्रकार जो है स्वतंत्रता के ऊपर भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गमन की स्वाधीनता, यानी कि कहीं पर भी आने जाने की जो है उनको जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जो हैं हमें बताना चाहते हैं कि लोग जो हैं या व्यक्ति जो है वो हर एक प्रकार से जो है वो स्वतंत्र है और आगमन की स्वाधीनता, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। वो आगे कहते हैं कि जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करें। यानी कि सबसे पहले जो है जीवन की जो शारीरिक सुरक्षा है, अपने आप को बचाना, और अपनी स्वाधीनता के अर्थों में शायद स्वतंत्रता का विरोध करे। कोई भी मतलब इस तरह की स्वतंत्रता का कोई भी विरोध नहीं करेगा। और इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक और औजार तथा सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों के पास संपत्ति का अधिकार होगा। यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि इस व्यक्ति की अपनी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, इस जाति के लोगों के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, या जो उच्च जाति के लोग हैं ज़मीन खरीदने का अधिकार सिर्फ उनका है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये भीमराव जी ये चाहते थे कि उनका जो आदर्श समाज बने वो इस प्रकार का समाज हो जिसमें कि लोग जो हैं अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन जो है वो खरीद सकें। ठीक है। कहीं पर भी वो अपना घर, दुकान, मकान कुछ भी बना सकते हैं। संपत्ति का अधिकार उसको होगा। और दूसरे जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक है, मतलब जो अपनी इनकम कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, या फिर
अपना जीवन चलाने के लिए जितने धन की उसको आवश्यकता है, उसके लिए जो भी आवश्यक औजार या जो सामग्री उसको चाहिए है, उसे उसको रखने का अधिकार जो है उसके पास होना चाहिए। और वो सामग्री वो अपने पास रख सकता है जिससे कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। अगर शरीर स्वस्थ है तो वो अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, इसमें भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। ठीक है, आगे देखिए, वो कहते हैं कि जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने को जल्दी तैयार नहीं होंगे। यानी कि इस प्रकार के जो हैं, जो जाति प्रथा के जो पोषक हैं, यानी कि जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले, उनके जीवन और सुरक्षा देने और संपत्ति का अधिकार तो उनको मिल सकता है और स्वतंत्रता भी मिल सकती है, परंतु मनुष्य में अपने आप को सक्षम बनाने और प्रभावशाली बनाने की स्वतंत्रता उसमें उनको जल्दी से नहीं देंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अपने आप को सक्षम, मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली, यानी कि अपने बलबूते पर अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें वो मन लगाकर काम करेगा तो वो तरक्की भी करेगा, और तरक्की करेगा तो वो प्रभावशाली भी बनेगा, लोग उससे प्रभावित भी होंगे। तो इस प्रकार की जो तरक्की है, जो प्रभावशालीपन है, ठीक है, लोग जो प्रभावशाली होंगे उससे, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है उनको स्वीकार नहीं होगी, और वो इस प्रकार की स्वतंत्रता देने के लिए वो जल्दी से तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो किसी को भी मंजूर नहीं होगी, और तो उसका अर्थ होगा उसे दास्ता से जकड़ कर रखना होगा। लेकिन वो इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको नहीं देंगे, और वो सोचेंगे कि इनको हम अपना दास बनाकर रखें, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। यानी कि दास्ता में वो उस स्थिति का भी यहाँ पर जिक्र किया है कि जो एक व्यक्ति दूसरे के अंडर काम करता है और उनके द्वारा निर्धारित जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है और उनके द्वारा ही निर्धारित कर्तव्यों का वो पालन करेंगे, कि हमने आप लोगों को ये जॉब दी है और ये काम दिया है, और इसके अंतर्गत जो जो आपका व्यवहार करना होगा वो निर्धारित ही होगा, और जो आपके कर्तव्य हैं वो भी निर्धारित होंगे, और उनका आपको और उनका पालन करने के लिए उनको विवश होना पड़ेगा। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है, यानी कि कानून के द्वारा ये सरकार द्वारा ये कानून नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको ऐसे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां उनको मजबूरी में आकर इस तरह के जो हैं पेशे अपनाने पड़े। आइए अब समता पर विचार करते हैं, यानी कि समानता पर विचार करते हैं। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क वजन भी रखता है, क्योंकि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता का कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में
मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी कि यहाँ पर समता के 3 बातें निर्धारित की हैं कि समता जो है 3 बातों पर निर्भर है। पहला है कि उनकी शारीरिक वंश परंपरा है कि अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही उनको समता का अधिकार मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा है सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक परंपरा के हिसाब से, यानी कि माता पिता के कल्याण की कामना के लिए, शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन करने के लिए और समाज के कल्याण के लिए जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता यहाँ पर उनको प्रदान की गई है। और वो कहते हैं कि तीसरा है कि मनुष्य के अपने प्रयत्न से वो अपनी समता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं हो सकते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? ठीक है। उसके बाद आगे अंबेडकर जी लिखते हैं कि विशेष व्यक्ति के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। आप इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हो कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, अगर कोई व्यक्ति विशेष है, कोई खास पर्सन है, उसके अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, यानी कि लोगों को अपनी क्षमता को बढ़ाने का, उसको साबित करने का जो है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो प्रोत्साहन लोग उनको देते हैं तो उसको उचित भी ठहराना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, यानी कि जो 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से? एक तो शारीरिक वंश परंपरा और दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक परंपरा। ठीक है। तो वो इसके बारे में कहते हैं कि यदि पहली 2 बातों में असमान हैं तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है तो उस व्यवहार की हक की प्रतियोगिता, यानी कि इस हक की प्रतियोगिता में वो लोग आगे हो जाएंगे जिनके पास उत्तम कुल है, जिनके पास उत्तम शिक्षा है, पारिवारिक ख्याति, यानी कि पारिवारिक ख्याति का मतलब जो है जिसकी फैमिली ही प्रसिद्ध है और फैमिली के नाम पर उनका नाम चलता है। ठीक है। तो पैतृक संपदा, जिसके पास माता पिता की जो है या दादा दादा की जो है संपदा है वो है, और जिसका बड़ा सा व्यापार है और उसका काफ़ी नाम है, सिर्फ उन लोगों को ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना स्वभाव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा, यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं होगा, सिर्फ जो संपन्न लोग हैं उनके पक्ष में ही निर्णय होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरा जो पॉइंट है उस के साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के असमान व्यवहार। आगे लेकर कहते हैं कि दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज है पूरा, सिर्फ निम्न वर्ग के लोग ही नहीं तो सारे वर्ग के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हमें एक दूसरे की सम्मान करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे तो और हमारा देश तरक्की करेगा। और इसी के आधार पर वो कहते हैं कि समाज के सदस्यों को शुरुआत से ही समान अवसर देने चाहिए, समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, और अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है तो इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए कि लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो।
आगे कहते हैं कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता के व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना बड़ा समय होता है और ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सकें। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो। मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसीलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए उसके लिए सही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहार भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। समता का अधिकार ना वो क्या था, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि जिस प्रकार के समाज की कल्पना अंबेडकर जी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने कल्पना के समाज का यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार का वो समाज वो चाहते थे। अब हमें सोचना है कि अंबेडकर जी के द्वारा सोचे गए जो ये विचार हैं वो किस प्रकार का समाज चाहते थे। क्या हम उनके बनाए हुए कानून पर, उनके बनाए हुए नियमों पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है, विचारना है। आप भी विचारिए, ठीक है। और अब इस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। कल इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार बच्चों, अब मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपकी कक्षा का जो गद्य खंड है उसका अंतिम पाठ कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाबा भीम, जिसके जो लेखक हैं वो हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ, उनके जीवन के बारे में। कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनमें द कास्टेस्ट इन इंडिया, डेयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी, द अनटचेबल हु आर दे, जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हु आर द शूद्राज, जो 1947 ईस्वी में 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई, बुद्धा एंड हिज थम्मा 1957 में, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 ईस्वी में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 ईस्वी में, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविडेंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो है पुस्तक लिखी थी जब उन्होंने पीएचडी की थीसिस की थी, तब ये बुक प्रकाशित हुई, तब ये बुक उन्होंने लिखी थी सन 1916 ईस्वी में। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन 1965 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 ईस्वी में। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज़्म 1956 ईस्वी में। और पुस्तकें व भाषण दिए थे जिसमें शामिल हैं मूकनायक, बहिष्कृत भारत जनता जो है वो पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने किया था। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय
से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। जो इनकी पुस्तक है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ठीक है, इनका जो है इस पुस्तक को 21 खंडों में बांटा गया है। इनका देहांत दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी एक पंक्ति है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, जब किसी सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्र कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। उन्होंने ये भी बताया कि मानव मुक्ति बोध के जो पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित जन का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा पढ़े हुए और अच्छा पढ़ा हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका चले गए थे। वहाँ से वे लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में वे कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय रहे और उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का अथक प्रयास किया है, अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया है। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब वे एक अध्यापक ने उन्हें पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर एक वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। डॉक्टर भीमराव ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन किया और उसी चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक और वह गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के विचाराधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्धि, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समता दर्शन के आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे चिंतन क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व कल्याण के लिए थी। ये बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर जो है वे विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल
लाहौर में जो ये था एक समिति थी, जाति पाति तोड़क मंडल, यानी कि यहाँ पर जाति पाति के भेदभाव को तोड़ने के लिए काम किया जा रहा था, कि वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः समिति सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय है। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक ही पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। पाठ की शुरुआत करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो पाठ है ये अंबेडकर जी के एक भाषण के का कुछ अंश है। तो उन्होंने अपने भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद को, यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कि छुआछूत क्या है, ये नीच जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ऐसे व्यक्तियों को, जो कुरीतियां हैं उसको बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। पोषकों मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देने वाले, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि विभिन्न आधार वो रखते हैं कि ऐसे जाति पाति हमें रखनी चाहिए। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यहाँ पर लेखक का कहना है, अम्बेडकर जी का कहना है कि जो ये जाति पाति है वो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन का एक आधार वो ये बताते हैं कि आज के समाज में कार्य कुशलता, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसके आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी के पिता मोची हैं तो उनको उसके बेटे भी मोची बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसी के आधार पर जो है वो श्रम विभाजन होना चाहिए, कामों की बंटवारा होना चाहिए। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। देखो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो जाति प्रथा थी वो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी जाति प्रथा बनाने की, तो वो काम के आधार पर हुई थी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है उसको उस जाति के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जिसको जिस जाति के अंदर रखा गया है या अंतर्गत रखा गया है तो उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। तो अगर श्रम के आधार पर जातियों का विभाजन करना है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में सबसे पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए, यानी कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन यानी कि काम के आधार पर जो विभाजन के साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी विभाजन कर रही है। यहाँ होना तो ये चाहिए कि लोगों को जाति के आधार पर, मतलब काम के आधार पर उनकी जाति का बंटवारा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है उस व्यक्ति का इन्होंने विभाजन किया है, ना कि काम का। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको जो है श्रम विभाजन के आधार पर ही जाति बांटनी चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यहाँ पर जो है अंबेडकर जी ये कहना चाहते हैं कि भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता है, वो ये है
कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच को करार देती है। यानी कि यहाँ पर विशेषता के आधार ये जाति की विशेषता या ये बताया गया है कि यहाँ पर जो जाति प्रथा है वो सिर्फ काम करने वालों के वर्गों को नहीं बांटती, बल्कि ऊंचा और नीचा दर्जा भी यहाँ पर उनको देती है कि उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, निचले जाति के हैं, ऐसे, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। सिर्फ एक भारत की जाति प्रथा जो है यहाँ पर ऐसी है, किसी भी विश्व में किसी भी देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन माना जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब ये होना तो ये चाहिए कि व्यक्तियों को रुचि के अनुसार उनका जो है कार्य विभाजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उनको जो है सिर्फ उनके काम के आधार पर उनका बंटवारा किया है। यानी कि जो व्यक्ति को जिस काम में रुचि है उस आधार पर इनका बंटवारा नहीं किया गया है, बल्कि इनको व्यक्तिगत जाति के रूप में रखा गया है कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, मूची है, बढ़ई है, तो उनके जो बच्चे होंगे या बच्चे हैं उनको भी वही काम करना चाहिए, ना कि जिसमें उनकी रुचि है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि एक जो है एक व्यक्ति जो है जिसमें उसकी रुचि है, और जो व्यक्ति एक कुशल है और अच्छा श्रमिक है, वो ही अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकता है। हम व्यक्तियों की क्षमता एक सीमा तक विकसित करेंगे,